नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो 17 मॉडल पेपर के बाल विकास यानी कि सीडीपी के हमने 30 प्रश्न देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से आपका उच्च स्तर पर जो है वो सही हो जाएगा। उच्च स्तर की शिक्षा आप देखते हैं, नॉर्मली भाषा जो आपकी मातृभाषा है उससे अलग हटकर होती है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 32 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास के कौन से विधियां जो है वो सबसे सहायक हैं? पहला कह रहा है कहानी कथन और श्रुतलेख, दूसरा कह रहा है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, तीसरा कह रहा है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, और चौथा कह रहा है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, 33 कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होगा? चार ऑप्शन है, कवियत्री यहाँ पर लिखा है, कवि लिखा है, कवियत्री तीन प्रकार से लिखा है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो कवयित्री काफी बार मैंने आपको बताया है, ये लिखा जाता है आपका जो थर्ड वाले ऑप्शन में कवयित्री लिखा है, वहां में किसी भी प्रकार की आपको मात्रा देखने को नहीं मिलती है। तो थर्ड वाला कवयित्री जो है ये जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 34, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है, उपेंद्र नाथ अस्क की है या धर्मवीर भारती की है? तमस जो है वो किसकी रचना है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका तमस जो है ये भीष्म साहनी जो है उनकी रचना है। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और तमस मतलब होता है आपका अंधकार। अंधकार को किसने दूर किया? भीष्म ने दूर किया। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। 35 है आपका कि भारत भारती के रचनाकार जो है वो कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो इनमें से कौन है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से मैथिली शरण गुप्त आपका सही होगा, भारत भारती के रचनाकार। अगला प्रश्न देखते हैं 36 की ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या फिर अयाधि संधि है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो गिरी प्लस ई इस तरीके से आपका ब्रेक होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ई और ई मिलकर बड़ी ही बना रहा है, यानी कि दीर्घ संधि आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 37 प्रश्न है, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अत प्लस अंत या अतः प्लस अंत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो अति प्लस अंत सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अति में जो है छोटी ही आएगा, और अंत में जो अन करके आएगा वो मिलकर या प्लस अन बनाएगा, अत्यंत आदि बन जाएगा। और अगर आपको पहचानना है, मैंने पहले बताया, आप आदि मात्रा से भी पहचान सकते हैं, बाकी रूल रेगुलेशन से भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो यण संधि जो है आपकी होगी। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है वो भी आप इन्होंने अति प्लस अंत दे रखा है। पहला और दूसरा दोनों ही आपके जो है एक ही जैसे हैं, सही कोई भी आप मान सकते हैं। 38 प्रश्न है, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो संगीतज्ञ में जो है समास होगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं आपका 39 प्रश्न की यथा साध्य जो है उसमें कौन सा जो है वो समास होगा? द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा? आपको बताना है इनमें से यथा साध्य में कौन सा समास है। काफी बार मैंने आपको बताया इसको पहचानने का तरीका, और वो है यहाँ पर जो आपका अव्यय लगा हुआ है, और वो अव्यय आपका क्या है? यथा। ये आपको देखने को मिलेगा, आप आसानी से पहचान लेंगे, ये अव्ययी भाव समास में आता है। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अर्थ क्या निकालेंगे यथा साध्य का? कि साध्य के अनुसार या जितना साधा जा सके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, मदन सलाका किसका जो है वो पर्यायवाची है? ये वाला शायद मैंने पिछले वाले जो बाल विकास के प्रश्न देखे थे उसमें क्वेश्चन पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे।
तो कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर, मदन सलाका किसका जो है वो पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका कोयल जो है वो सही होगा। कोयल का पर्यायवाची होता है मदन शलाका, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और कोयल के पर्यायवाची आपका वसंत दूत भी होता है, और श्यामा होता है, पिक होता है, आपका कोकिल होता है, ये सब होते हैं। मदन शलाका थोड़ा सा डिफरेंट है, पूछा जा सकता है, और थोड़ा सा पेपर का लेवल कठिन जब करना हो तो इस तरीके के ही पूछे जाते हैं। अगला है किरण का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। रश्मि होगा, मयूख होगा, मरीचि होगा, या सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किरण का पर्यायवाची रश्मि तो होता है, आपने अवश्य सुना होगा। मयूख आप हो सकता हो ना सुना हो, पर मरीचि आपने अवश्य सुना होगा। रश्मि, मरीचि, मयूख, और आपका अंशु हो गया, ये भी किरण का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाता है। और आपका प्रभा होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। आपका आंसर यहाँ पर ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। 42 प्रश्न आपका है कि साक्षरता का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। निरक्षरता होगा, साक्षर होगा, निरक्षर होगा, या फिर अक्षर होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रश्न हम करा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं उनका लेवल ही काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर नहीं है। लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और लोग भी जुड़ते रहें। साक्षरता का विलोम आंसर की बात करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला ही, यानी कि निरक्षरता जो है वो सही होगा। आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है, निरक्षरता में निरक्षर भी लिखा हुआ है, इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। साक्षरता तो निरक्षरता, निरक्षर यानी साक्षर पूछा गया तो निरक्षर, इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। 43 प्रश्न आपका है कि हित शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। विहित होगा, सहित होगा, अहित होगा, या हितैषी होगा। हित शब्द का विलोम। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन अहित जो है, यानी कि थर्ड वाला यहाँ पर सही होगा। हित शब्द का विलोम जो है वो अहित होता है। अगला देखते हैं आपका 44 प्रश्न कि स्वार्थी का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। परमार्थ होगा, परार्थी होगा, विद्यार्थी होगा, या परावलंबी होगा। आपको बताना है स्वार्थी, कहते नहीं स्वार्थी व्यक्ति बहुत है, स्वार्थ अपना अपने बारे में सोचने वाला, तो उसका विलोम अपोजिट जस्ट क्या होगा, जो कि दूसरों के बारे में सोचे, यानी कि परार्थी। अब ऐसा नहीं आपको करना है कि मतलब स्वा का परा हो रहा है तो वही सही होगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि परार्थी का सेंस क्या निकलता है। अब देखिए थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। परावलंबी लिखा है, परावलंबी मतलब क्या होता है, परावलंबी का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित रहने वाला, तो उसके संदर्भ में हम यूज करते हैं दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए शब्द परावलंबी। परमार्थ यहाँ पर लिखा है, परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट वस्तु के संदर्भ में हम इसका जो है यूज करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर परमार्थ है, आपने कभी सुना होगा, जो पदार्थ या वस्तु जो सबसे बढ़कर हो। मोक्ष, जिसको हम मोक्ष के लिए अधिकतर ये शब्द यूज करते हैं, परमार्थ। आंसर यहाँ पर स्वार्थी का विलोम परार्थी होगा। अगला देखते हैं 45 प्रश्न कि पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं। परकीय, विरक्ता, परित्यक्ता, या फिर विदग्धा। कौन सा इनमें से सही होगा। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं। थर्ड वाला आपका ऑप्शन परित्यक्ता जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 46 प्रश्न है जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे जो है वो क्या कहा जाता है। स्तंभित, सव्यसाची, स्वयं पाठी, या स्तंभक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे, जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसे कहते हैं सव्यसाची। और यही प्रश्न आपका एक और तरीके से पूछा जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो उसके लिए कौन सा एक शब्द होता है, तो उसके लिए भी सव्यसाची आपको देखने को मिलता है। हो सकता है उस तरीके से भी पूछ लिया जाए, और जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसको भी हम सव्यसाची जो है उसके अंतर्गत ही रखते हैं, तो सेकंड वाला सही होगा। 47 प्रश्न है पुष्प का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा। फूल होगा, पुष्प होगा, पत्र होगा, या गुलाब होगा। अब पुष्प है, गुलाब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो तो उसी के अंतर्गत आता है। पत्र से कोई मतलब ही नहीं है आपका। फूल, पुष्प, इनमें से आप छाट लीजिए। तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, यानी कि हिंदी का, तो कौन सा सही होगा, तो पुष्प का होता है फूल। पहला वाला यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पुष्प का पुष्प तो हो नहीं जाएगा, पुष्प तो खुद में अपने अपने तत्सम है।
48 प्रश्न है, निश्वास में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर, निस या अपि? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। निश्वास में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग गलती ये करेंगे, यहाँ पर नी देख रहे हैं अलग है, विसर्ग से पहले है, तो नी को टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नी और श्वास को जब आप अलग करते हैं तो निस प्लस श्वास करके बनता है। कैसे बनता है ये? निस और श्वास, इस तरीके से आपका ये अलग होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग है। थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। कई बार मैंने इसीलिए कहा है आपसे कि कई बार हम कठिन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और सरल चीज़ों में गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ आप ना करिएगा। हिंदी में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। निस्तेज बताइए अगला, इनमें उपसर्ग कौन-सा होगा? निर, नी, या निस? निस्तेज में कौन-सा उपसर्ग जो है वो होगा? तो आंसर की बात करते हैं इनमें से चारों में से, तो आपका निस उपसर्ग यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। निस्तेज में उपसर्ग कौन-सा है? तो निस जो है वो उपसर्ग है। अगला देखते हैं आपका कि ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में जो है वो प्रयुक्त होता है? खेल कराना, प्रचार करना, वाक पटु होना या फिर डींग हाँकना? तो ढींग ढिंढोरा पीटना जो है, इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। आंसर की बात करते हैं इन्हीं चारों ऑप्शन में से, तो खेल से संबंधित तो बिल्कुल नहीं है, वाक पटु से बिल्कुल नहीं है, डींग हाँकना बिल्कुल नहीं, प्रचार करना आपका ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। ढिंढोरा पीटना का अर्थ। 51 प्रश्न है, तूती बोलना जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तूती बोलना का सही अर्थ जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप कहेंगे तूती बोलने का एक तो प्रभाव, अधिक प्रभाव दिखाने के संदर्भ में भी होता है, और ऑप्शन में से अगर बात करें तो रौब होना जो है आपका ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही होगा। रौब होना, ये जो है इसका अर्थ। प्यार होने से इसमें कोई लेना देना नहीं, झगड़ा होना से भी नहीं है, संगीत बजने से तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। 52 प्रश्न आपका, वर्तनी आपको बताना है इनमें से किसकी जो है वो सही है। अपवजन, अपवर्जन, अपावर्जन, अभिवर्जन? बताइए कौन सा इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आंसर की बात करते हैं, अपवर्जन आपका यहाँ पर सेकंड वाला जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाता है, यही आपका सही होगा। 53 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम्य जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, चार तरीके से आपको बताना है। पारगम्य, पारगमय, पारेगम्य या पारिगम्य? कौन सा सही होगा? तो आपका पहला वाला ही पारगम्य यहाँ पर जो है वो सही होगा। पारगम्य का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? मतलब जिसके पार जाया जा सके, या एक घने जंगल के संदर्भ में हम कभी कभार एक सेंटेंस के तौर पर कहते हैं, ये घना जो जंगल है वो पारगम्य नहीं है, मतलब उसके पार जाने वाला नहीं है, तो ये संदर्भ जो है पारगम्य का होता है। 54 प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होगा? शोक, रति, हास्य, विस्मय? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो रति आपका जो है वो सही होगा। सेकंड वाला यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। 55 प्रश्न आपका है, गणों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7 या फिर 8? बताइए इनमें से गणों की संख्या कुल कितनी होती है? आंसर की बात करते हैं, 4, 5, 7, 8 में से तो टोटल 8 जो है वो गण होते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 56 प्रश्न है, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि छंद जो है मुख्यतः दो प्रकार के जो है वो होते हैं, जिसमें से जो मात्रिक और वार्णिक है वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुख्यतः ही इसमें पूछा गया है। पर वैसे अगर आप देखेंगे तो तीन भी आपका आंसर हो सकता है, जिसमें मात्रिक, वार्णिक और मुक्त भी आपका आ जाता है। मात्रिक जो छंद होते हैं जिनमें मात्रा के अनुसार, जैसे सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक, चौपाई, रोला, गीतिका, ये सब आते हैं। तो आंसर के साथ हम 3 के साथ भी जा सकते हैं, 2 के भी साथ जा सकते हैं। बाकी मैंने दानव दोनों आपको टाइप बता दिए। 57 प्रश्न है, कमल नयन जो है वो छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे अलंकार जो है वो आपको बताना है। कौन सा इसमें जो है वो अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर रूपक? कमल नयन को छाड़ी महातव और देव को ध्यावे, तो जब भेद रहित आरोप होता है, यहाँ पर देख रहे हैं तो नयन पर कमल का आरोप किया गया है, तो ये सेंस आपको किसमें देखने को मिलता है? रूपक अलंकार में देखने को मिलता है। रूपक अलंकार यहाँ पर जो है वो सही होगा।
और आपने देखा था अलंकार के बहुत से प्रश्न यूपी टेट का जो भी पेपर हुआ था उसमें आए थे। आगे भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जाम्पल कोशिश कीजिए, याद करते चलिए। अगला है मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्त। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो वैसे कभी आप देखते हैं उपमा की जाती है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समानता उसके गुण के आधार पर, तो वहां पर अलंकार होता है आपका उपमा अलंकार। और यहाँ पर देखिए बात की जा रही है मुख बाल रवि सम, इससे भी आप पहचान सकते हैं, तो उपमा अलंकार ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। 59 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है इस वीडियो का, के बाद लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फणीश्वर नाथ रेणु। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपका, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, ये चार ऑप्शन है। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास जो है वो श्रेष्ठ है। थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा, सूरदास जी बाल चित्रण में आपके आ जाएंगे। अभी वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। प्रश्न आपका है, इनमें से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है? ए ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा है आपका 4 नवंबर और चौथा है 14 दिसंबर। इसके बाद के जो ईवीएस के प्रश्न है वहां से हमने ये प्रश्न पूछा है, आंसर इसका इसके बाद वाले जो प्रश्न हम कराएंगे उसमें जो है आपको बताएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।